गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले के क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जाने थे। रेजिस्टेंस होता क्या है हमारा, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और ये भी जाने थे कि टेम्परेचर पर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। किसी भी कंडक्टिंग जो मटेरियल का रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट टेम्परेचर पे भी हम लोग जाने थे। रेजिस्टेंस का सीरीज में और पैरेलल के केस में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए जाने थे, और उस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक अनदर एलिमेंट्स के बारे में जानने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं इंडक्टेंस। उसको क्या बोल रहे हैं? इंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में जैसे हम बताए थे कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आपका रजिस्टर का प्रॉपर्टी था जो करंट के फ्लो को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। ठीक है, सिमिलर वे में इंडक्टेंस हमारा क्या है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो को अपोज करता है। मतलब कि ऐसा हमारा एलिमेंट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे। ठीक है, तो ऐसा जो हमारा जिसमें प्रॉपर्टी होगा जिस मटेरियल में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस। यानी इंडक्टेंस क्या है हमारा, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के फ्लो को अपोज करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। उसको क्या बोल देंगे, इंडक्टेंस। ठीक है, और हम जो नेटवर्क में जो एलिमेंट यूज करेंगे या सर्किट में जो एलिमेंट यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टर। उसको क्या बोल देंगे, इंडक्टर। यानी आप कह सकते हो कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? इंडक्टेंस का, जो कि हमारा क्या करेगा, विच अपोजेज द चेंज इन अमाउंट ऑफ करेंट। चेंज इन अमाउंट ऑफ करेंट कहने का मतलब कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, ठीक है, जो टाइम के साथ हमारा करेंट के चेंज को अपोज करे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस। यानी हमारा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था, जबकि इंडक्टेंस हमारा क्या है, चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दोनों में यही स्लाइटली डिफरेंस है हमारा। वो भी हमारा करंट को ही फ्लो कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, हमारा आपका रेट ऑफ करंट ऑफ फ्लो को नहीं, ये क्या है, रेट ऑफ करंट को फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यानी हमारा कहने का मतलब क्या हो गया कि इंडक्टेंस किसी भी मटेरियल का ऐसा जो प्रॉपर्टी है जो चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इंडक्टेंस। उसको क्या बोल देंगे, इंडक्टेंस। ठीक है, और जो एलिमेंट हमारा जो नेटवर्क हम यूज करेंगे, उसको हम बोल देंगे इंडक्टर। इसलिए इजी लैंग्वेज में हम लोग यदि इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोजेज द चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब जो हमारा इसमें आपका इंडक्टेंस में जो करंट पास हो रहा है हमारा, उसमें चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट जो हमारा होगा, उसको अपोज करने का जो काम करेगा हमारा, वही हमारा क्या है, इंडक्टेंस। वो क्या है हमारा, इंडक्टेंस। अब ये कैसे हमारा फॉर्म होता है वो जान जाए। इतना जान जाओ कि जहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, मान लो एक सिंपल आप कंडक्टर ले लो। यदि इस कंडक्टर को आप हेलिकल कॉइल का शेप दे दो, ठीक है, यदि उसको कॉइल में बना दो, मान लो उसको 10 नंबर ऑफ टर्न्स में आप क्या कर लो, उसको वाउंड अप कर लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मेशन, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी। ठीक है, जैसे मान लो कि एक हम कंडक्टर लिए, उसमें 10 बार कर लिए। जैसे ये एक हमारा कंडक्टर था, इसको हम 10 बार राउंड कर दिए, तो ये जो शेप हमारा जो ये बन रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये एलिमेंट जो है, यही हमारा क्या है, इंडक्टर है। ये क्या हमारा इंडक्टर है, और इसका काम हमारा क्या है हमारा, तो ये तो एलिमेंट आपका जो हो गया, ये एलिमेंट, ये इसको हम लोग इंडक्टर बोल रहे हैं। और इंडक्टेंस उसका क्या है, प्रॉपर्टी है। इंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, इंडक्टर का, जो चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इसमें जो चेंज इन करंट जो हो रहा है, यदि इसको अपोज कर रहा है, जो अपोज करने का काम कर रहा है, वही क्या हमारा इंडक्टेंस है। वो क्या हमारा इंडक्टेंस है हमारा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं हम एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, L हेनरी। और इंडक्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हेनरी में। इसका यूनिट होता है हेनरी। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है हमारा इंडक्टेंस का, हेनरी।
तो हम मान ले रहे हैं कि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, L हेनरी है। यदि इसमें करंट हम I पास करा दें, कितना I पास करा दें, और यदि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N है हमारा, जैसे ही करंट हमारा इस कॉइल में इंटर करेगा हमारा कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स में, तो यहाँ पर एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग MMF बोल रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसका वैल्यू होता है करंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते क्या होगा, इस कॉइल में एक हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा। क्या होगा, हमारा एक फ्लक्स क्रिएट होगा इसके चलते, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते यहाँ पर एक क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा हमारा। इस फ्लक्स को हम लोग सेल्फ फ्लक्स बोलते हैं। यदि इस कॉइल के नज़दीक में एक और कॉइल रख दें तो उस केस में ये जो फ्लक्स हमारा जो सेटअप हो रहा है सिर्फ इसी कॉइल में लिंक नहीं करेगा, इसका कुछ पोर्शन जो है हमारा फ्रैक्शन ऑफ पार्ट दोनों कॉइल में हमारा क्या होगा, लिंक करेगा। ऐसा हमारा फ्लक्स जो कॉमन जो पार्ट में लिंक कर रहा है, मतलब दोनों को कॉमन पार्ट में लिंक कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। लेकिन यदि इस कॉइल के नियरेस्ट पे यदि कोई कॉइल नहीं रखा हो तो उस केस में सारा का सारा जो फ्लक्स जो क्रिएट होगा वो कहाँ होगा, सिर्फ इसी कॉइल में होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते। यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का काम क्या हो गया हमारा, ये जो फ्लक्स जो हमारा होगा यहाँ पर क्या करेगा, ये एक फ्लक्स क्रिएट करेगा दिस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते। और ये जो फ्लक्स जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I, मतलब वो किसके अनुसार हमारा चेंज होगा, करंट के अनुसार। यदि करंट का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि करंट का वैल्यू कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, हमारा कम होगा। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई का यूज किए, जहाँ पर यहाँ L एक कांस्टेंट हमारा है, इसी L को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। यहाँ क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। और यदि यहाँ से हम एक रिलेशन लाएं तो L का वैल्यू क्या हो गया, 5/I। L का वैल्यू कितना, 5/I। दूसरे शब्द में इंडक्टेंस को हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट इज नोन एज इंडक्टेंस। उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का यूनिट यदि मेजर किया जाए तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और करेंट का क्या होता है, एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, इसी को हम लोग एक अनदर यूनिट के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी। जिसको बोलते हैं क्या, हेनरी। यानी दूसरे शब्द में यदि कहा जाए तो फ्लक्स क्या है हमारा, इंडक्टेंस क्या है, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट इज नोन एज क्या, इंडक्टेंस। उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इंडक्टेंस। ठीक है। अब ये हमारा ये जो फ्लक्स इस कॉइल में सेटअप हुआ वो किसके चलते, ड्यू टू किसके चलते, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते। यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करंट। ठीक है, यदि इसमें जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो फ्लक्स का प्रोड्यूशन भी कम होगा। ऐसा नहीं कि कोई कंडक्टर है तो वहाँ नहीं होगा, ये फ्लक्स क्रिएट होगा, उस बहुत ही कम होगा, वीक होगा। लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो वहाँ फ्लक्स जो बनेगा वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ में फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा। लेकिन किसी भी कंडक्टर है तो वहाँ भी कंडक्टर के केस में यदि होगा तो फ्लक्स का प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस बहुत ही कम होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा, बहुत ही कम हमारा। और यहाँ पर यदि मान लो इस कॉइल ऐसा है हमारा और इसके नियरेस्ट में एक और कॉइल को हम रख दें और यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, इसमें करंट पास करा दें, तो ये कॉइल में हमारा तो फ्लक्स जो सेटअप होगा ही ये कॉइल में। इस केस में ये सारा का सारा फ्लक्स इसी में नहीं सेटअप होगा, इसके सम जो कॉमन पाथ जो है उसमें भी सेटअप होगा हमारा। ये जो हुआ आपको, ये हमारा जो इसको हम लोग क्या बोलते रहे हैं, इसमें ये सेल्फ फ्लक्स और ये दोनों का कॉमन जो बाइंडिंग में जो हमारा फ्लक्स लिंकेज कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। ये मैग्नेटिक कपलिंग आप लोगों को फिर पढ़ना है, उसमें बताया जाएगा कि सेल्फ फ्लक्स क्या होता है, म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ की जानकारी दी जाएगी। यानी इंडक्टेंस को अनदर वे में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं इंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टेंस। और प्रैक्टिकल यूनिट इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी।
प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, हेनरी, ठीक है। यानी 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, LI। यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो d5/dt इक्वल टू कितना, L di/dt, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो करंट जो हमारा है, यहाँ पर शुरू में ही बताया गया है कि इंडक्टेंस हमारा क्या है, हमारा इंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो चेंज इन करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे। यानी ये करंट यदि हमारा चेंजिंग इन नेचर का होगा तो फ्लक्स भी यहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, चेंजिंग इन नेचर का होगा। यदि करंट हमारा चेंजिंग इन नेचर का नहीं होगा तो फ्लक्स भी हमारा जो होगा वो चेंजिंग इन नेचर का नहीं होगा। कहने का मतलब यदि करंट हमारा I जो हमारा यदि कांस्टेंट होगा, DC होगा करंट, तो फ्लक्स भी हमारा जो होगा वो कैसा होगा, हमारा DC नेचर का होगा। फ्लक्स भी आपका टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज नहीं करेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। यानी आपको जिसमें हमारा टाइम के साथ यदि हमारा करंट हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको जो अपोज कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब I जो हमारा क्या है, चेंजिंग नेचर का है, तो फ्लक्स भी क्रिएट जो होगा वो क्या होगा, सेटअप होगा जो चेंजिंग नेचर का होगा। यदि इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो d5/dt इक्वल टू L di/ कितना, dt। और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF। उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड EMF। यानी इंड्यूस EMF को कोई V से भी डिनोट करता है, कोई E से भी डिनोट करता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू L di/dt, ठीक है। आप यदि इसी को ऐसे नहीं करके यदि आप यहाँ से किसी बुक में आप देखोगे तो पढ़ोगे E इंड्यूस EMF हमारा E का वैल्यू कितना, L di/ कितना, dt। लेकिन कभी कभी देखना बुक में आपको यहाँ पर इंड्यूस EMF का जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, हमारा माइनस साइन के साथ भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा। ये तो माइनस क्यों मिलेगा कि लेंज लॉ के अनुसार जो होगा हमारा, ये जो कॉइल में हमारा यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है, अपलोड करता है। मतलब यहाँ पर जो आपको इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। वो क्या करता है, अपोज करता है। इसलिए यदि हम माइनस एक साइन लगा देते हैं मतलब उसका डायरेक्शन को शो कर रहा है हमारा। लेकिन यदि हम डायरेक्शन ना लेके चले, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो उस केस में E का जो वैल्यू होगा वो कितना, L di/dt। क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे कि इंड्यूस EMF का वैल्यू E आपको -n d∅ कितना, dt होता है। यदि मान लो कॉइल है हमारा, यदि कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है हमारा, और यदि उसमें फ्लक्स जो हमारा लिंक किया कितना क्रिएट हुआ phi, तो उस केस में इस कॉइल में जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका वैल्यू -n d∅dt। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। यदि हम सिंगल की बात करें तो उसमें E का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कितना, d∅dt। ये माइनस साइन जो हमारा जो है उस लेंज लॉ के अनुसार है, जो कि बता रहा है कि यहाँ जो ये जो फ्लक्स हमारा इसमें जो क्रिएट हुआ, इसके चलते यहाँ जो वोल्टेज हमारा कॉइल में जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। यदि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखाते हैं तो उस समय V का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको, -L di/dt। लेकिन ये एक्सप्रेशन तब लिखा गया है जब सिर्फ हम इस मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मान लो कोई कॉइल है, यदि उस कॉइल में करंट हमारा कितना है, I फ्लो हो रहा है, और उस कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, L हेनरी है, तो इसके अक्रॉस हमारा इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, L di/dt। मतलब उस कॉइल का इंडक्टेंस इनटू जो करंट पास हो रहा है उसका क्या होगा, चेंज। यही हमारा L क्या है, di/dt हमारा। इतना आपका क्या हो गया, इस कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज इंड्यूस होगा हमारा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज जो हमारा जो होगा वो क्या होगा हमारा, इसका सिर्फ यदि हम साइन मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, साइन को कंसीडर नहीं करें, तो उस केस में हमारा इस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, L di/dt। कितना हो जाएगा, L di/dt हमारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया
कि मतलब किसी भी यदि कोई हमारा इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू L हेनरी है और उसमें यदि करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, तो इस इंडक्टर्स के क्रॉस हमारा जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, LdI/dt। ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन में आपका एक है, एग्जाम ले रहे हैं, ये मान लो इंडक्टेंस का वैल्यू हमारा कितना है, 2 हेनरी। ठीक है, और इसमें करंट हमारा यदि I का वैल्यू हम 2 sin 3 दे दें, तो इसके क्रॉस हमारा जो वोल्टेज हमारा इस कॉइल के क्रॉस जो होगा वो मान लो हम VL से डिनोट कर रहे हैं। जब भी आप वोल्टेज दिखाओगे तो पोलैरिटी मस्ट शो करना है। तो ये पोलैरिटी हमारा किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा वो करंट की डायरेक्शन पर डिसाइड करेंगे। ये जो करंट का डायरेक्शन देख लेना, यदि करंट इधर से इधर, यानी करंट की टेंडेंसी हमेशा जो होगा वो हायर पोटेंशियल से किधर होगा, लोअर जाने का। यानी ये वाला टर्मिनल पहला जो होगा वो प्लस साइन होगा, दूसरा इधर क्या होगा, माइनस साइन होगा हमारा, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस कॉइल के क्रॉस का कितना वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा वो हम दिखा रहे हैं। यदि यहाँ होगा तो VL का एक्सप्रेशन आप जानते हो कितना होता है, LdI/ कितना, dt। यहाँ से L का वैल्यू हमारे में कितना है, 2, और d/dt कितना, 2 sin 3t। यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें हमारा, ठीक है, इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 × 3 cos 3t, यानी 12 cos 3t। इतना आपको वोल्टेज इस कॉइल में हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, इतना हमारा यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब वोल्टेज का यूनिट कितना होता है, वोल्ट होता है। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान देना, यदि ये करंट जो पास हो रहा है, यदि इस करंट का वैल्यू हमारा इंक्रीजिंग नेचर का होगा, ठीक है, यानी करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा, तो उसके चलते इस कॉइल में जो वोल्टेज हमारा क्या होगा, हमारा सेटअप जो होगा, मतलब वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो आपको अप्लाइड जो वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन यदि इस करंट कॉइल में करंट हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो उस समय हमारा जो वोल्टेज हमारा जो इंड्यूस होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के सेम डायरेक्शन में होगा, उस समय क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये अब किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी कब होगा, तो 1 हेनरी कब होगा, थोड़ा देखें तो ये हमारा L का वैल्यू कितना है, 5 कितना I है। यदि L का वैल्यू 1 हेनरी कब होगा, जब ये फ्लक्स का भी वैल्यू 1 हो जाए और करंट का भी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस समय हमारा L का वैल्यू क्या होगा, 1 हेनरी हो जाएगा। तो हम कहेंगे किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू, किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी तभी होगा जब इस कॉइल में हम यदि 1 एम्पियर का करंट पास कराएं, क्या 1 एम्पियर का करंट पास कराएं, और उस 1 एम्पियर के करंट पास होने से यदि इसमें 1 वेबर टर्न फ्लक्स हमारा क्या हो, प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे उस कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 1 हेनरी होगा। कितना होगा, 1 हेनरी होगा। तो यहाँ पर इतने सारे चीज़ जानने के बाद हमको पता चल गया कि इंडक्टेंस हमारा क्या है। इंडक्टेंस आपका प्रॉपर्टी है किसका, इंडक्टर का, जो हमारा क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, हमारा चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट। जो चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट होगा उसको जो अपोज करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस। उसको क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस का प्रैक्टिकल यूनिट हमारा यदि है तो क्या होता है, हेनरी। उसको किससे डिनोट करते हैं, हेनरी से। और जो हम नेटवर्क या सर्किट में जो एलिमेंट यूज करेंगे उसको क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर। उसको क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर। तो यहाँ पर एक हम लोग इंडक्टर कंसीडर किए जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, L हेनरी। तो किसी कंडक्टर से आप इंडक्टर का कैसे फॉर्मेशन करोगे, एक कंडक्टर ले लो और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स के पर उसको वाउंड कर दो। क्या कर लो, वाउंड कर लो। जैसे ही इसमें आप कॉइल का फॉर्मेशन दे दोगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा। और फ्लक्स क्रिएट किसको होगा, ड्यू टू हमारा किसके चलते, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते। यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई क्या, करंट हमारा। और ये डिपेंड करेगा, जो फ्लक्स हमारा क्रिएट होगा वो हमारा वो किस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कॉइल का ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स वहाँ उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स होगा, इसका मतलब इसके साउंडिंग हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी
क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। तो किसी भी कॉइल का जो मैग्नेटिक जो फील्ड हमारा जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा? हमारा ये नंबर ऑफ टर्न्स पर। जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। तो एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखना है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करेंट, जिसके चलते हमारा क्या हुआ? एक फ्लक्स क्रिएट हुआ। ये यदि फ्लक्स का सारा जो फ्लक्स क्या होगा? इसी कॉइल में होगा। कब? जब इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पर कोई जो फ्लक्स हमारा नहीं रखा हो। यदि मान लो इसके नियरेस्ट पर कोई एक और कॉइल यदि हम प्लेस कर दें तो उस केस में ये जो फ्लक्स जो होगा वो सारा का सारा इसी कॉइल में सेटअप नहीं होगा। इसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जो होगा वो आपका कॉमन हमारा क्या होगा? वाइंडिंग जो है उसमें भी लिंक करेगा। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाए हैं, यहाँ पर हम दो कॉइल लिए हैं, दो कॉइल को हम नियरेस्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हम सप्लाई इधर से दिए, करंट पास हुआ, इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितना? N1, इसमें कितना? N2। तो यहाँ पर इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स का वैल्यू N1 इंटू कितना? I होगा, जिसके चलते इस कॉइल में हमारा क्या होगा? यहाँ एक देख रहे हो, यहाँ फ्लक्स हमारा सेटअप हो गया। इसको हम लोग 511 के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सेल्फ फ्लक्स। लेकिन इस केस में ये सारा का सारा जो फ्लक्स जो होगा वो इसी में नहीं होगा। इसका सम पोर्शन जो होगा वो कहाँ होगा? ये कॉमन में भी हमारा लिंक होगा। ठीक है, 5 to 1 मतलब फ्लक्स सेटअप इन कॉइल कहाँ पर? 2 ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट इन कॉइल कहाँ? 1 में। यही जो फ्लक्स हमारा दोनों में कॉइल वाइंडिंग में जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। हमारा इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फ्लक्स। लेकिन मान लो ये यदि नहीं रहेगा हमारा कॉइल इसके डिस्टेंस में तो ये सारा का सारा फ्लक्स कहाँ होगा? इसी कॉइल में सेटअप होगा। और ये जो फ्लक्स जो होगा वो क्या ऐसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? I। ठीक है, ये फ्लक्स हमारा किसके अनुसार चेंज करेगा? I की, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। यदि हमारा करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, यदि हमारा करंट का वैल्यू घटेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर का यूज किए हैं, जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। इसी L को हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्टेंस। यदि यहाँ से हम L का वैल्यू लिखे तो ये कितना होगा? 5/I। क्या हो जाएगा? 5/I। यदि यूनिट की बात कर लें तो ये हमारा क्या? फ्लक्स का यूनिट पता है कि वेबर होता है और करेंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो इंडक्टेंस का एक यूनिट और हो गया क्या? वेबर पर एम्पियर। इसी को हम लोग क्या से? हेनरी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? हेनरी के नाम से भी जानते हैं। अब यदि हमारा इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो d∅ अपन क्या? dt इक्वल टू कितना? L di अपॉन dt। यदि करंट हमारा I जो हमारा टाइम वेरिंग एलिमेंट होगा तो फ्लक्स भी जो होगा वो क्या होगा? टाइम वेरिंग एलिमेंट होगा। यदि हमारा करंट हमारा कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम टाइम के साथ यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना? d∅ अपॉन dt इक्वल टू L di अपॉन कितना? dt। और आपको पता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस वोल्टेज के बराबर होता है। इंड्यूस वोल्टेज को कोई बुक E से भी डिनोट करता है, कोई इसको V से भी करता है। कोई भी E का वैल्यू लिखता है -L di अपॉन dt। ये माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा? हमारा अपोज करेगा। इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, यदि हम साइन को कंसीडर नहीं करें तो उस समय इस कॉइल के क्रॉस, यही जो कॉइल हमारा हुआ यहाँ पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा उसका वैल्यू सिर्फ कितना होगा? L di अपॉन dt। कितना हो जाएगा? L di अपॉन dt। कोई बुक इसको इंड्यूस वोल्टेज को E से भी डिनोट कर रहा है, कोई V से भी। क्या कहीं देखेंगे कि E का वैल्यू लिखता है -L di अपॉन dt। ठीक है, कोई देखिएगा सिर्फ आपको L di अपॉन dt। तो इसका मतलब है कि इस केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? इसके क्रॉस का इस कॉइल में कितना हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका डेरिवेशन कितना हो गया हमारा? L di अपॉन dt। तो ये जो हमारा बना, इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखना है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय ये आपका रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा। इसलिए इस फॉर्मूला को हमेशा रिमेंबर रखना है कि यदि कोई कॉइल होगा जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू हमको पता है और उसमें करंट कितना पास हो रहा है, यदि वो भी पता हो तो हम उसके क्रॉस वोल्टेज कितना हमारा इंड्यूस होगा उसका हम
एक्सप्रेशन आपको इस इक्वेशन के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी v इक्वल टू कितना एल डी आई अपॉन डी टी। एक एग्जाम्पल हम लिए, मान लो कि हमारा एल का वैल्यू 2 हेनरी है और करेंट का वैल्यू हम 2 sin 3t दे दिए, मतलब ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना हमारा वोल्टेज इस कॉइल के अक्रॉस हमारा इंड्यूस होगा। यदि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमको पता है एल डी आई अपन कितना डी टी। एल का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 2 हेनरी, डी बाई डी टी करेंट का वैल्यू कितना इतना, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो इतना वोल्ट हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा। अब यहाँ से एक दो पॉइंट हमारा जो है रिजल्ट हमारा क्रिएट होगा उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा एल डी आई अपॉन डी टी। यदि हमारा करेंट हमारा, ठीक है, करेंट क्या बोल रहे हैं, यदि टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा तो उस समय हमारा डी आई अपॉन डी टी एग्जिस्ट करेगा। यदि मान लो करेंट हमारा कांस्टेंट नेचर का हो जाए, करेंट क्या हो जाए कांस्टेंट नेचर का, तो करेंट कांस्टेंट नेचर का कब होगा, जब उसमें डीसी सप्लाई दोगे। डीसी के केस में करंट हमारा क्या होगा डीसी नेचर का होगा, तो उस समय डीसी के केस में यदि करंट हमारा डीसी नेचर का होगा तो इस डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो तो डीसी के केस में तो वो क्या है हर एक इंस्टेंट पर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, वो टाइम के साथ चेंजिंग नहीं कर रहा। तो डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू कितना जीरो, यानी वोल्टेज का वैल्यू कितना जीरो। वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, यानी डीसी के केस में इंडक्टर जो होगा वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। कैसा करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि इंडक्टर हमारा डीसी सोर्स से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है, डीसी यदि हमारा क्या हमारा इंडक्टर यदि किससे हमारा, यदि मान लो ये इंडक्टर हमारा है डीसी जे सप्लाई से यदि लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह। क्यों करेगा, क्योंकि उस समय डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, और डी आई अपॉन डी टी जीरो होगा तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। अब वोल्टेज जीरो कहने का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट का वोल्टेज ये जो जीरो हो रहा है तो वो एलिमेंट एज ए शॉर्ट सर्किट ट्रीट करेगा। कैसा करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको जो बताया गया है, सबसे पहले आपको बताया कि इंडक्टेंस होता क्या है। इंडक्टेंस को दूसरे रूप में भी हम लोग डिफाइन किए हैं। इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हमारा हेनरी कब होगा ये भी बताएं। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है ये भी बताएं। इंडक्टेंस और इंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बताएं। यदि कोई हमारा इंडक्टेंस का वैल्यू एल हेनरी है, यदि उसमें करंट हम आई पास कराएं तो उसके क्रॉस कितना हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका भी एक्सप्रेशन आपको लिख के बताएं क्या होगा हमारा। तो ये सारे चीज़ जितने चीज़ आपको हम डिस्कस करिए इसका 1 बाई 1 हम आपको एक्सप्लेन करके आपके बोर्ड पर सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कि हम बताए हैं। तो सबसे पहले 1 बाई 1 फिर से आप सुनते चलें कि पहले आपको बताया कि इंडक्टेंस होता क्या है हमारा, ठीक है। तो हमने बताया था कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। ये क्या है हमारा कॉइल का क्या है प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करेगा, विच अपोजेज चेंज इन अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थ्रू इट। जो इसमें हमारा जो करेंट हमारा जो पास हो रहा है, लेकिन कैसा करेंट चेंज इन करेंट के अमाउंट को क्या करेगा अपोज करेगा। जबकि रेजिस्टेंस क्या था हमारा वो चेंज इन अमाउंट ऑफ करेंट को नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा था करेंट को क्या कर रहा था अपोज कर रहा था। दोनों में अंतर यही है कि आपको इसमें हमारा क्या है चेंज इन करेंट को ये अपोज करेगा, जबकि वो सिर्फ करंट को क्या कर रहा था अपोज कर रहा था। पहला पॉइंट ध्यान से देखें, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल दैट अपोजेज एनी जे चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये कैसे करंट को हमारा आपको चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट, जबकि रेजिस्टेंस क्या था हमारा सिर्फ करंट को फ्लो को क्या कर रहा था अपोज कर रहा था, ठीक है। दूसरा हम बताए थे कि यदि ये करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है यदि वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा, कैसा होगा इंक्रीजिंग नेचर का होगा, तो उसके चलते इस कॉइल में हमारा जो वोल्टेज हमारा जो इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज का क्या होगा अपोज करेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज के अपोजिट होगा। इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप in such a direction so as to oppose the applied voltage, ठीक है। यदि हमारा करंट हमारा इंक्रीजिंग नेचर का होगा
तो इसके चलते इस कॉइल में हमारा जो वोल्टेज हमारा सेटअप होगा उसका जो वैल्यू जो होगा हमारा वो सप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। इसीलिए यहाँ पर देखे होंगे कि वोल्टेज का जब हम एक्सप्रेशन लिखे थे तो वहाँ आया था -LdI/dt, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग जब, तो उस समय हम डायरेक्शन को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। दूसरे पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हम बताए हैं कि यदि मान लो करंट इस कॉइल में डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, इस कॉइल में जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा इसका जो डायरेक्शन, आपका टर्मिनल जो वोल्टेज का जो डायरेक्शन हो वो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा हमारा। यानी आपका करंट यदि वीक होगा तो इफ द करंट इन द कॉइल इज डिक्रीजिंग द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF विल इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, एज द अप्लाइड वोल्टेज। उसके बाद आपको बताए थे कि इंडक्टेंस क्या है यहाँ से, कि इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ क्या, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। तो दूसरे शब्द में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट जो करेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि इसका प्रैक्टिकल जो यूनिट जो होता है वो इंडक्टेंस का कितना होता है, हेनरी। क्या है हमारा, हेनरी। यहाँ पर देख लो हेनरी भी है, ठीक है। इससे हमने एक चीज़ और आपको बताया थी कि यदि यहाँ से हम L का वैल्यू 5/I ले ले हैं तो हमने बताया था यदि इस इंडक्टेंस का वैल्यू हमारा 1 हेनरी कब होगा। इस इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी तभी होगा हमारा जब इस इंडक्टेंस में हम करंट 1 एम्पियर पास करें और 1 एम्पियर करंट पास करने से यदि इसमें हमारा 1 वेबर टर्न हमारा जो फ्लक्स क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि उस कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, 1 हेनरी है। कितना है, 1 हेनरी। देखिए, ए कॉइल इज सेड टू हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। 1 हेनरी इफ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, करेंट कितना पास करें, 1 एम्पियर व्हेन फ्लोइंग थ्रू इट, जब इसमें हम पास कराएं, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करे फ्लक्स लिंकेज ऑफ 1 वेबर टर्न। यानी कितना ये फ्लक्स प्रोड्यूस करे हमारा, 1 वेबर टर्न यदि फ्लक्स प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे कि उस इंडक्टेंस, उस कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 1 हेनरी होगा, ठीक है। और ये एनर्जी जहाँ आपका फ्लक्स का नेचर होगा तो एनर्जी जो हमारा जो स्टोर होगा वो किस में होगा, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखे थे इसके सराउंडिंग हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड भी बना था, तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा वो किसके रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। और जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं नेटवर्क में उसी को हम लोग क्या बोले थे, इंडक्टर। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो इंडक्टर का है वो क्या है, ये। यदि किसी कंडक्टर को आप क्या बना दो, उसमें यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स करके उसको लपेट दें, मतलब वाउंड शेप कर दें, तो ऐसा जो शेप हमारा होगा, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर। इसको क्या बोलते रहे, इंडक्टर, ठीक है। और ये सारा चीज़ कैसे हमारा वोल्टेज इंड्यूस हुआ, इसके लिए हमने क्या किया था, एक हम लोग इंडक्टर लिए थे जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना बोले थे, L हेनरी, ठीक है। और उसमें करंट कितना पास कराएं, I, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, मान लो N है हमारा, ठीक है। तो हम बताए थे कि जब करंट इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स में हमारा इंटर करेगा तो यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्रिएट होगा, फाई, ठीक है। यदि इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पर और यदि कोई हम कॉइल को प्लेस कर दें तो उस समय सारा का सारा जो फ्लक्स ये इसी में नहीं होगा, इसका सम फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, दोनों के कॉमन पाथ में भी लिंक करेगा। छोड़ो ये वाली पोर्शन हमको डील अभी नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ही कॉइल है, तो उस समय हमारा फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, फाई, ठीक है। ये फाई जो हमारा जो फ्लक्स जो सेटअप हुआ ड्यू टू किसके चलते, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते। और ये जो फाई जो होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I, मतलब फाई हमारा किसके अनुसार चेंज करेगा, तो ये करंट के अनुसार क्या होगा हमारा, वेरी करेगा। इसलिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, I। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट मल्टीप्लायर का यूज किए जिसको हम L बोल रहे हैं। यहाँ L जो हमारा क्या है वो इंडक्टेंस है, वहाँ क्या है हमारा इंडक्टेंस है। और यदि L का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, 5/I।
तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट जो होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, यदि मान लो ये हमारा करंट हमारा टाइम वेरिंग नेचर होगा तो फ्लक्स भी जो होगा वो टाइम वेरिंग होगा। यदि हमारा करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट नेचर का होगा। यदि हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये टाइम वेरिंग एलिमेंट है, क्योंकि टाइम ही वेरिंग करंट को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है हमारा। तो यहाँ से यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी फाई अपन कितना मिलेगा, डी टी। डी फाई अपन डी टी का वैल्यू कितना, एल डी आई अपन कितना, डी टी हमारा। और डी फाई अपन डी टी का फॉर्मूला आप पढ़े हो कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपन कितना होता है, डी टी। यदि सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स के केस में यदि बात करें तो E का वैल्यू माइनस डी फाई अपन डी टी। ये माइनस साइन क्या बताता है कि माइनस साइन आपको यही बताता है कि इस कॉइल में जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कहीं कहीं बुक में आप देखना कि इस कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन लिखेगा वो E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी भी, माइनस साइन भी लेगा। ठीक है, कहीं पढ़ना आपको इस इंड्यूस वोल्टेज को कोई भी से भी डिनोट करता है, तो यदि V से डिनोट कर रहे हो तो V का वैल्यू हम लिख रहे हैं एल डी आई अपॉन डी टी। और ये यदि हम साइन को कंसीडर नहीं करें तब उस केस में इस कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। क्या आ जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला। यदि कोई मान लो हमको दे देगा कि कोई कॉइल है, उसका इंडक्टेंस का वैल्यू दे दे एल और उसमें करंट हमारा कितना आई है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन कितना होगा, वी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यही हमारा इसीलिए कहते हैं कि ये डी आई अपॉन डी टी यही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, करेंट। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट को जो अपोज कर रहा है हमारा, इसी रेट ऑफ चेंज को जो अपोज कर रहा है वही हमारा क्या है, इंडक्टेंस। वही क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, और इंडक्टेंस हमारा क्या हो गया, किसका, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, या बोलो ये इंडक्टेंस क्या कॉइल का प्रॉपर्टी है हमारा, जो क्या बोले चेंज इन अमाउंट ऑफ करेंट के फ्लो को क्या, चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो के करेंट को अपोज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। उसको क्या बोल देंगे, इंडक्टेंस। यदि मान लो ये हमारा आई हमारा करंट यदि डीसी नेचर का होगा तो डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। उस केस में वोल्टेज क्या होगा, जीरो। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि इंडक्टर हमारा लॉन्ग टाइम से डीसी सोर्स से कनेक्टेड है तो उस समय इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। कैसा करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। ये सारे जो पॉइंट अभी ये बता रहे हैं इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये सारे चीज़ जितना बताए हैं अभी वो सारा आपको वन बाई वन करके यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, इसी को एक्सप्लेन किए विद द हेल्प ऑफ ये डायग्राम से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, इंडक्टर क्या है हमारा। ठीक है, किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी कब होगा हमारा, तो किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस का 1 हेनरी कब होगा, यदि उसमें हम 1 एम्पियर का करंट पास कराएं और उस 1 एम्पियर करंट पास होने से यदि उस कॉइल के अक्रॉस हमारा क्या है, 1 जे वेबर, ठीक है, यदि फ्लक्स हमारा इंट्रोड्यूस हो हमारा तो कहेंगे कि उस कॉइल का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, 1 हेनरी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पॉइंट बाई